हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रथम। और यार इस वीडियो में मैं कुछ पढ़ाने वाला तो नहीं हूँ, बट इसमें यार बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। जैसे स्टूडेंट्स का डाउट आता है कि सर मैंने लॉजिक पूरा सही बनाया था, पर मेरा कोड सैम्पल टेस्ट केस में पास हो रहा था, बट जब सबमिट करा तो एक्सेप्ट नहीं हुआ। जब आप ऑनलाइन असेसमेंट या इंटरव्यू दे रहे होते हो तो कंस्ट्रेंट गिवन होते हैं हर एक क्वेश्चन में, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, उसके बाद टीएलई क्यों आता है, रन टाइम एरर क्यों आता है, डेटा टाइप कैसे डिसाइड करें, है ना, कि रन करने पे हमारा कोड बड़े टेस्ट केस पे एरर ना दे। उसके बाद हम देखेंगे कि एस्टिमेटेड जो मैक्सिमम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का एल्गोरिथम लिखना होता है वो कैसे करते हैं, वो कैसे समझते हैं, वो कैसे निकालते हैं क्वेश्चन पढ़ने के जस्ट 1-2 मिनट के बाद ना। तो चलो देखते हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन को देखोगे आप ना, डीएसए के हर एक प्रॉब्लम्स में एक टाइम लिमिट गिवन होता है ना। लीड कोड और जीएफजी पे आपको टाइम लिमिट गिवन नहीं होगा, कंस्ट्रेंट गिवन होगा। कंस्ट्रेंट आप जानते होगे ना, तो कंस्ट्रेंट गिवन होता है बस, इसमें लीड कोड और जीएफजी में टाइम लिमिट नहीं होता है। बट हम लोग 1 सेकेंड कंसिडर करके चलते हैं, ठीक है। देखो सीएससीएस और कोड फोर्सेस जो भी सीपी के प्लेटफॉर्म्स होंगे उस पर टाइम लिमिट गिवन होता है कि इस कोड को आप ऐसा एल्गोरिथम लिखो कि जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस कंस्ट्रेंट के अकॉर्डिंग ऐसी हो कि वो 1 सेकेंड में एक्सेप्ट हो जाए, 1 सेकेंड में रन हो जाए, एग्जीक्यूट हो जाए। ठीक है, तो अगर आपका कोड, आपने ऐसा कोड लिख दिया जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऐसी है कि वो इस कंस्ट्रेंट को पास नहीं कर पा रहा है वर्स्ट केस में, राइट, तो मीन्स जितने यूनिट आइटरेशन हमारा जनरल कंप्यूटर कर सकता है उससे ज़्यादा ले रहा है, तो वो देगा रन टाइम एरर, टीएलई, टाइम लिमिट एक्सीडेड। सब कुछ देखने वाले इस वीडियो में, तो चलो शुरू करते हैं। ठीक है, देखो, अब इस वीडियो के लिए प्री रिक्विजिट ये है कि गाइज आपको बेसिक्स ऑफ टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आना चाहिए। ठीक है, अगर वो आता है तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, चलो देखते हैं। अब ये सबको पता होना चाहिए कि हमारा जो जनरल कंप्यूटर है वो 1 सेकेंड में 10⁻7 टू 10⁻8 यूनिट एडिशन परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हर एक क्वेश्चन में कैलकुलेट करेंगे कि हमारे कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, उसके बाद हमारा कोड 1 सेकेंड में कितने यूनिट आइटरेशन परफॉर्म करने की कोशिश करेगा, राइट। अगर ये 10⁻7 या 10⁻7 से कम है ना, तो हमारा कोड एक्सेप्ट हो जाएगा वर्स्ट केस में भी। ठीक है, अब देखो 10⁻8 नहीं, मैं 10⁻7 एक सेफ रहने के लिए ले चलता हूँ। ठीक है, मैं इस इतने यूनिट आइटरेशन मैक्सिमम मानता हूँ कि मेरा कंप्यूटर कर सकता है। ठीक है, तो इतने पे ही मैं देखता हूँ, अगर मेरा जो मैंने कोड लिखा है वो 10⁻7 यूनिट आइटरेशन से ज़्यादा ले रहा है 1 सेकेंड में, तो मैं बोल दूंगा कि मेरा कोड टीएलई दे रहा है। ठीक है, सब कुछ देखेंगे अभी। टीएलई टाइम लिमिट एक्सीडेंट सुना होगा आप लोगों ने, एमएलई मेमोरी लिमिट एक्सीडेंट भी सुना होगा। ठीक है, चलो सब कुछ देखने वाले हैं आज। मेनली हमारा फोकस रहने वाला है कि यार ये जो कंस्ट्रेंट गिवन होता है क्वेश्चन में उसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, क्यों गिवन होता है। जैसे हर एक क्वेश्चन में आप देखोगे ना कि एन और एम की मैक्सिमम वैल्यू 1000 तक हो सकती है, AI BI की मैक्सिमम वैल्यू 10⁻9 तक हो सकती है। एग्रेसिव काउस में भी नीचे आओगे देखोगे, ये देखो कंस्ट्रेंट। ठीक है, और ये कंस्ट्रेंट इतने इंपॉर्टेंट होते हैं ना, इन कंस्ट्रेंट को देख के आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जो मैक्सिमम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का एल्गोरिथम एक्सेप्ट होगा इस कोड के लिए, उसको आप गेस कर सकते हो। इवन आप एस्टिमेट आइडिया भी लगा सकते हो कि कौन सा एल्गोरिथम लगने वाला है इसमें। ठीक है, अभी मैं सब बताऊंगा आप लोगों को। देखो हर एक क्वेश्चन में आपको कंस्ट्रेंट जरूर गिवन होगा, बिना कंस्ट्रेंट के क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, कंस्ट्रेंट हमें बताते हैं कि किस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का एल्गोरिथम हम मैक्सिमम लिख सकते हैं कि हमारा कोड एक्सेप्ट हो जाए विद इन 1 सेकेंड, राइट। हर एक क्वेश्चन में आप देखोगे कंस्ट्रेंट गिवन होगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं। ठीक है, और इस वीडियो के एंड तक बने रहना, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ। ठीक है, चलो ठीक है, अब देखो, अब हमें पता है कि हमारा कंप्यूटर 1 सेकेंड में 10⁻7 यूनिट एट्रिशन परफॉर्म कर सकता है, राइट। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेप 1 हमारा होगा कि कोड कॉपी पेन में लिखा या सोचा कुछ एल्गोरिथम, है ना, और फिर उसका वो निकाल लिया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिगो नोटेशन में। ठीक है, ठीक, फिर हम लोग देखेंगे कि इस कोड को, अगर इस कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इतनी है ना, इनपुट साइज के टर्म्स में हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं, ये आपको आइडिया होगा। ठीक है, तो पहले हम लोग निकालेंगे उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, अगर फिर हम लोग चेक करेंगे कि कितने यूनिट एट्रिशंस लग रहे हैं 1 सेकेंड में इस कोड को एग्जीक्यूट होने के लिए। अगर वो लेस देन इक्वल टू 1 होगा तो मैं बोल सकता हूँ कि यस हमारा कोड पास होगा, अदरवाइज हमारा कोड देगा टीएलई, राइट। फिर हम लोगों को करना पड़ेगा ऑप्टिमाइज, जैसे टू सम प्रॉब्लम में ही, है ना। टू सम प्रॉब्लम में 3 डिफरेंट अप्रोच होते हैं, फॉर लूप्स, फिर हैश मैप वाला, फिर सॉर्टिंग वाला,
है ना। फॉर लूप वाले की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन स्क्वायर, हैश मैप वाले की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन लॉग एन, और सॉर्टिंग वाले की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन लॉग एन। तो अगर n की वैल्यू 1/5 तक जा सकती है ना, 1/5, और मेरे कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर है, मींस 10 यूनिट इटरेशंस की नीड होगी 1 सेकेंड में उस कोड को एग्जीक्यूट होने के लिए। बट वर्स्ट केस में वो नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि ये 1/7 से ज़्यादा है। अब ये 1/7 से कम है, कम या बराबर है, ठीक है, और ये भी, तो ये दोनों कोड एक्सेप्ट हो जाते हैं अगर n की वैल्यू 1/5 तक जा सकती है, और ये वाला कोड हो सकता है फेल। अभी मैं सब कुछ बताने वाला हूँ, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे डेटा टाइप कैसे डिसाइड करते हैं ये भी मैं बताऊंगा कि बहुत बार ऐसा होता है ना कि आपने लॉजिक पूरा सही लिख लिया, लॉजिक आपका पूरा सही है, सैंपल टेस्ट केस भी पास हो रहा है, लेकिन जब आपने कोड को सबमिट करा तो वो रन टाइम दे रहा है किसी हिडन टेस्ट केस पे। क्योंकि जब हमारे को बस सैंपल टेस्ट केस गिवन होते हैं ना, ये देखो आपको, मान लो आपने ये क्वेश्चन पढ़ा, ठीक है, और इन दोनों टेस्ट केस के लिए, इन तीनों टेस्ट केस के लिए आपने ऐसा कोड लिखा कि पास हो जा रहा है, ठीक है, बट आप जब सबमिट करते हो तो आप देखते हो कि आपका कोड हिडन टेस्ट केस पे टीएलई दे रहा है, रन टाइम एरर दे रहा है। तो आप समझ में नहीं आते हो, नहीं पाते हो, कंफ्यूज हो जाते हो कि मैंने लॉजिक तो पूरा सही लिखा था, फिर ये क्यों एक्सेप्ट नहीं हो रहा। तो ऐसा हो सकता है कि आपने डेटा टाइप गलत डिसाइड करा हो जो रन टाइम एरर दे रहा हो, है ना, या फिर आपने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर या कुछ कर दी जो 10 पर 7 से ज़्यादा यूनिट आइटरेशंस ले रहा है, इसलिए वो एक्सेप्ट नहीं हो रहा। सब कुछ देखने वाले हैं इस वीडियो में, चलो देखते हैं ना। ठीक है, चलो अब मैं पहले बता देता हूँ आपको, ठीक है, अगर इनपुट साइज ये गिवन होगा, है ना, तो किस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का एल्गोरिथम मैक्सिमम एक्सेप्ट होने वाला है, और अप्रोक्स क्या, कौन सा एल्गोरिथम लगने वाला है, ये भी हम लोग गेस कर सकते हैं। हमेशा से नहीं होता, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो सही होता है, ठीक है। तो मैक्सिमम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाला एल्गोरिथम, मैक्सिमम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एल्गो विल पास दिस इन वर्स्ट केस ऑल्सो। फिर इसके बाद हम लोग देख सकते हैं क्या क्या वो कोड, हम लोग कौन कौन सा एल्गोरिथम यूज कर सकते हैं उसमें ना। अगर आपकी एन की वैल्यू, एन मीन्स इनपुट साइज जो भी होगा, एरे और स्ट्रिंग, अगर ये 10 या 10 से छोटी है, ठीक है, मीन्स 1 से 10 तक, तो आप इसमें n फैक्टोरियल का एल्गोरिथम लगा सकते हो, ठीक है। ओके, चलो जो सेकंड है ये, अब n फैक्टोरियल कौन सा होता है, परमुटेशन टाइप का कुछ, है ना, परमुटेशन टाइप का, ठीक है। अगर आपकी n की वैल्यू 20 तक जा रही, मीन्स 10 से 20 तक, ठीक है, तो ये आप बोल सकते हो कि इसमें मैं ब्रूट फोर्स रिकर्जन एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाला लिख सकता हूँ। और ये पता है कौन सा क्वेश्चन होता है, सबसेट्स वाले क्वेश्चन, सबसिक्वेंसेस वाले क्वेश्चन, ब्रूट फोर्स, इनका ब्रूट फोर्स आप लिख सकते हो। लीड कोड पे क्वेश्चन है सबसेट 1 सबसेट 2, आपको दिखाऊं, देखो देखना, सबसेट 1, ये देखो, ये क्वेश्चन है लीड कोड पे, लीड कोड 78 सबसेट्स ना। तो क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ने के विद इन 1 to 2 मिनट मैं क्या करता हूँ, मैं देखता हूँ कंस्ट्रेंट, मैंने देखा कंस्ट्रेंट 10, मेरे एरे की वैल्यू, है ना, एरे की साइज मैक्सिमम 10 तक जा सकती है। तो मैंने ये सोच लिया कि मैं इसमें ब्रूट फोर्स रिकर्जन लगा सकता हूँ, एक्सपोनेंशियल वाला, टिक नॉट टिक, है ना, और वही लगेगा इसमें, पता होगा आप लोगों को ना। देखो कोड देखोगे इसका, देखो टिक नॉट टिक वाला सिंपल ब्रूट फोर्स लगा है। अच्छा ये वो वाला है पावर सेट वाला, हाँ ये देखो, पिक नॉट पिक, सिंपल ब्रूट फोर्स लगा दिया, क्योंकि मैंने देखा एन की वैल्यू 1/10 है, ज़्यादा सोचना नहीं है, ब्रूट फोर्स लगा दो रिकर्जन ना। तो ऐसे आप क्वेश्चन पढ़ोगे और विद इन 1 to 2 मिनट्स आप तुरंत कंस्ट्रेंट पे जाओगे, फिर देखोगे अच्छा मेरे एरे की लेंथ मैक्सिमम जा सकती है 10, मेरे एरे के एलिमेंट्स जा सकते हैं -10 से 10, रेंज गिवन है ये, और ये भी गिवन है कंस्ट्रेंट की ऑल द नंबर्स ऑफ नम्स आर यूनिक, ठीक है, जब डुप्लीकेट्स हो जाएंगे तो दूसरा कोड हो जाएगा। तो कंस्ट्रेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बिना कंस्ट्रेंट देखे आप क्वेश्चन को मत लिखा करो, कोड तो लिखना ही नहीं। पहले एक कॉपी पे सीट पे लिखा कि मेरे कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये हो सकती है, जल्दी से फिर जाके कंस्ट्रेंट देखो मेरा कोड एक्सेप्ट होने के लिए कितने यूनिट इटरेशन लेगा 1 सेकेंड में। अगर वो 10 पर 7 से ज़्यादा है तो कोड को मत करना, कोई मतलब नहीं है, वो टीएलई दे देगा, रन टाइम एरर दे देगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो जब n की वैल्यू 20 तक जा सकती है तो एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये, टेक नॉट टेक, सिंपल ब्रूट फोर्स रिकर्जन ना, ब्रूट फोर्स रिकर्जन एंड बैक ट्रैकिंग, ठीक है।
ये कर लिया, ठीक है। उसके बाद अगर n की वैल्यू आप जा रही है ना 100 तक, तो आप इसमें 10 पावर 6 यानी n क्यूब तक का सॉल्यूशन लिख सकते हैं। और ध्यान से सुनना, जैसे ये है ना n, अगर n 20 से बड़ा और 100 के बीच में इधर के आसपास है ना, तो और इससे छोटा भी है तो n क्यूब का सॉल्यूशन आप लिख सकते हो। जो n क्यूब है ना, ये ऐसे आप देखना कि ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाला जो एल्गोरिथम है वो इधर भी लिख सकते हो, आप इधर भी लिख सकते हो, ठीक है। बट इसको इधर नहीं लिख सकते, देखना। चलो 4, अगर n की वैल्यू जा रही है ना 1E4 1E5 1E6 तीनों ले लो आप, ठीक है, यहाँ तक। तो आप इसमें मैक्सिमम या तो आप लीनियर सॉल्यूशन लिखो, राइट, या तो आप लीनियर सॉल्यूशन लिखो या फिर n या फिर n log, यही मैक्सिमम आप लिख सकते हो इसमें, ठीक। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। अभी दिखाते हैं इसका भी। देखो जब भी n की वैल्यू 1E4 1E5 1E6 तक जा रही हो ना, तब आपको लीनियर सॉल्यूशन लिखना है, मींस बिग ऑफ n या फिर n log n। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे ये देखोगे आप, यहाँ देखो मैक्सिमम सब ये कैडेंस एल्गोरिथम वाला को देखो, इसमें कंस्ट्रेंट देखोगे आप 10 पर 5 ना, तो आपको लीनियर सॉल्यूशन लिखना होगा। आप सिंगल फॉर लूप यूज कर सकते हो, बस लीनियर सॉल्यूशन, ठीक है, या फिर n log n वाला सॉल्यूशन, ये सब, ठीक है। इसमें देखो n की वैल्यू 10 पर 5 है, तो इसमें n log n का सॉल्यूशन लिखा। समझ में आ रहा है, यही है, ठीक है। अभी बताते हैं सब कुछ, सुनते रहो, वीडियो में बने रहना बस लास्ट तक, बहुत अच्छा पता चलेगा कुछ आज। चलो अगर n की वैल्यू 10 पावर 6 से बड़ी हो रही है, मीन्स 10 पावर 7 और 1E8, 10 पावर 7 है, अगर मान लो एग्जैक्ट 10 पावर 7 है, तो आपको स्ट्रिक्टली n का सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा, n log n वाला भी एक्सेप्ट नहीं होने वाला इस बार। और उसके बाद जैसे ही आप 10 पावर 8 से बड़े और 118 तक जाते हो ना, तो इस केस में आपको लिखना पड़ेगा लॉगरिथमिक सॉल्यूशन, log बेस 2n या फिर कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाला। ये log बेस 2n बाइनरी सर्च, और ये कुछ मैथमेटिक्स लगा दोगे आप, ठीक है। तो ये आप एस्टिमेट लगा सकते हो कि कौन सा एल्गोरिथम होने वाला है। जैसे अब जैसे n की वैल्यू 1 3 है मान लो ना 1000, तो आप इसमें मैक्सिमम n स्क्वायर वाला सॉल्यूशन लिख सकते हो, n स्क्वायर। और ये पता है कौन सा होता है, LCS LIS, ठीक है। और भी n स्क्वायर का सॉल्यूशन, अगर n की वैल्यू 1 3 तक, इसमें अगर मेरे कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर है, तो कितने यूनिट आइटरेशन लगेंगे वर्स्ट केस में, 10 पावर 3 इंटू 10 पावर 3 10 पावर 6, और जो कि 10 पावर 7 से छोटा है। तो आई होप आपको ये टेबल समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अभी हम लोग सब कुछ देखने वाले हैं, आगे चलो देखते हैं। डेटा टाइप भी अभी बताने वाला हूँ मैं कि डेटा टाइप कैसे डिसाइड करते हैं। देखना डेटा टाइप के की वजह से मेरा पूरा लॉजिक सही होते हुए भी मेरा कोड रन टाइम एरर देगा, TLE देगा ना। चलो देखते हैं, आओ। अब देखो इसमें क्वेश्चन है ना, ये देखो लॉन्गेस्ट कॉमन सब्सिक्वेंस क्वेश्चन पढ़ा, 1 2 मिनट आप ये पढ़ो, है ना। और उसके तुरंत बाद, उससे भी पहले क्वेश्चन पूरा मत भी पढ़ो, आपको ना क्या करना है, आ जाओ आप कंस्ट्रेंट पे। कंस्ट्रेंट देखो, कंस्ट्रेंट क्या है कि टेक्स्ट 1 और टेक्स्ट 2 दो स्ट्रिंग गिवन है, उन दोनों की लेंथ मैक्सिमम 10 पावर 3 जा सकती है, राइट। और टेक्स्ट 1 और टेक्स्ट 2 दोनों में लोअर केस इंग्लिश कैरेक्टर्स होंगे, है ना, 26 हो सकते हैं यूनिक, ठीक है। तो आपने देखा कि दोनों स्ट्रिंग की लेंथ मैक्सिमम 10 पावर 3 तक जा सकती है। तो आप आपके जो कोड की जो मैक्सिमम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है वो क्या हो सकती है, n स्क्वायर, 10 पावर 6 आइट्रेशन हो सकते हैं मैक्सिमम। अगर आपने n स्क्वायर से ज्यादा वाला सॉल्यूशन सोच लिया, है ना, इस कोड के लिए मान लो आप सोच रहे हो बिग ऑफ n क्यूब का सॉल्यूशन, तो उसको लिखने का कोई मतलब ही नहीं, वो TLE देगा, आपको पता है, तो उसको आप मत लिखो। फिर उसको आप सोचो ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे। इंटरव्यू में ऐसे ही पूछते हैं, है ना, आपको क्वेश्चन दिया, कंस्ट्रेंट दिया, आपको सबसे पहले ब्रूट फोर्स अप्रोच डिस्कस करना है। उसके बाद आप बोलोगे कि इस कंस्ट्रेंट टाइम कंस्ट्रेंट के अकॉर्डिंग मेरे कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऐसी है जो 10 पावर 7 यूनिट आइटरेशन से ज़्यादा ले लेगा, है ना, और वो TLE देगा, तो मेरे को करना पड़ेगा ऑप्टिमाइज। ऐसे आप बताते चलोगे, ठीक है। तो इस केस में अगर 10 साइज स्ट्रिंग की 10 पावर 3 तक जा सकती है, तो मैक्सिमम आप n स्क्वायर का सॉल्यूशन लिख सकते हो, और यही होता है इसका सॉल्यूशन, आपको पता ही होगा, है ना। LCS अगर आपने DP पढ़ा होगा तो
LCS पढ़ा ही होगा, n स्क्वायर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, राइट। देखो n स्क्वायर, ठीक, बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का, ठीक है, इस वीडियो के लिए। लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस वाला देखोगे, इसकी भी एक कोड, इसका भी एक कोड ऐसा होता है जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर, 2 फॉर लूप वाला, पता होगा आपको, है ना। तो ये दिखाना चाहता हूं मैं कि कंस्ट्रेंट के अकॉर्डिंग आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एस्टिमेट कर सकते हो कि मैक्सिमम किस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का एल्गोरिथम मैं लिखूं कि मेरा कोड एक्सेप्ट हो जाए, राइट। चलो अब हम लोग देखते हैं ना, आपको समझ में आ रहा होगा ना कि आप कंस्ट्रेंट को देख के, है ना, आप कंस्ट्रेंट को देख के बता सकते हो, आप कंस्ट्रेंट को देख के बता सकते हो कि मैक्सिमम कौन सी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाला कोड मैं लिखूं, एल्गोरिथम लिखूं कि मेरा कोड वर्स्ट केस में भी एक्सेप्ट हो जाए, है ना। देखो अगर क्वेश्चन में गिवन है कि आप n की वैल्यू 10 पावर 3 तक जा सकती है ना, तो आप मैक्सिमम n स्क्वायर का सॉल्यूशन लिख सकते हो, ठीक। देखो जैसे n स्क्वायर का सॉल्यूशन एक्सेप्ट होगा इसमें, तो n log n ये सब एक्सेप्ट होगा, राइट। अगर n मैक्सिमम n मैं कर सकता हूं तो इससे छोटे सारे सॉल्यूशन एक्सेप्ट होंगे, ठीक है। तो ऐसे आप देखना कि n इक्वल टू लेस देन 10 के लिए ये सारे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाले कोड एक्सेप्ट होंगे, n इक्वल टू लेस देन 20 के लिए ये सारे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाले एक्सेप्ट होंगे, फिर इसके लिए ये सारे एक्सेप्ट होंगे, फिर इसके लिए ये सारे एक्सेप्ट होंगे, और ये समझ रहे हो ना। जैसे n की वैल्यू 1000 है ना, तो आप उसमें वर्स्ट केस में n स्क्वायर वाला एक्सेप्ट हो जाएगा, है ना, मींस n वाला भी होगा, n log n वाला भी होगा, n वाला भी होगा और log n वाला भी होगा, समझ रहे हो ना। लेकिन अगर n की वैल्यू 10 है तो n फैक्टोरियल वाला हो सकता है, ठीक है, टू द पावर n वाला भी होगा, सब हो जाएगा, ठीक। लेकिन अगर n की वैल्यू 1 है तो यहीं तक हो सकता है बस, n log n वाला भी एक्सेप्ट नहीं होगा, n स्क्वायर वाला एक्सेप्ट नहीं होगा, टू द पावर n वाला बिल्कुल नहीं होगा और n फैक्टोरियल वाला तो कभी नहीं होगा, राइट। तो ऐसे आप डिसाइड कर सकते हो कौन सा एल्गोरिथम लगाऊं मैं कि मेरा कोड एक्सेप्ट हो जाए, ठीक है। चलो अब देखते हैं ना हम लोग कि, तो मेरे हिसाब से कंस्ट्रेंट का आइडिया लग गया होगा कि मेरा कोड टीएलई क्यों देता है ना। आपने ऐसा कुछ कोड लिख दिया जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेट सपोज n की वैल्यू अगर 1/6 है, राइट, और आपने ऐसा कोड लिख दिया जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n क्यूब है ना, तो आप देखोगे कि वर्स्ट केस में इस कोड को एक्सेप्ट होने के लिए 10 पावर 18 यूनिट इटरेशंस की नीड होगी। तो इस एल्गोरिथम को आप लिखोगे नहीं, आप सोचोगे कैसे ऑप्टिमाइज करूं इसको, फिर आप देखोगे आपने लिखा है एक n स्क्वायर का सोल्यूशन मान लो, अब ये भी 10 पावर 12 यूनिट इटरेशन ले रहा है, तो ये भी टीएलई देगा, तो इसको भी आप नहीं लिखोगे, आप सोचोगे क्या मैं और ऑप्टिमाइज कर सकता हूं, अगर ऐसा मैं कर पाऊंगा तो मेरा कोड एक्सेप्ट होगा, फिर आप सोचने लगोगे ऐसे। मान लो n इक्वल टू 1/5 है, राइट, तो 1/5 है ना, तो आप जानते हो कि मैक्सिमम n log n वाला कोड एक्सेप्ट हो सकता है। तो मान लो बिग ऑफ n आपने कुछ सोच लिया है, उससे पूरा काम नहीं हो रहा, उसमें कुछ और करना है, मान लो बाइनरी सर्च लगाना है, तो अब कर लोगे ना, हाँ बाइनरी सर्च लगा सकता हूँ मैं एक फॉर लूप के बाद भी, n log n ही होगा, फिर भी मेरा कोड चलेगा, राइट। तो ऐसे आप गेस कर सकते हो, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में ऐसे गेस कर सकते हो कि कौन सा एल्गोरिथम लगेगा, है ना, समझ रहे हो ना। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ना कि डेटा टाइप मैं कैसे डिसाइड करूं, है ना, डेटा टाइप कैसे डिसाइड करूं कि कोड सबमिट करने पे रन टाइम एरर ना बताए। अब देखो जैसे n की रेंज गिवन होती है ना, वैसे vi की भी रेंज गिवन होती है, जो एरे के एलिमेंट्स है उनकी भी रेंज गिवन होती है। ये मान लो अगर -1/5 से 1/5 है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, ये कोई बताता नहीं है, ठीक है, और ये सेल्फ स्टडी से ही आता है ये देखो, और ये, ठीक। तो मान लो आप इस कोड में कुछ कैलकुलेशन कर रहे हो ना, जिसमें कुछ सम कर रहे हो, ठीक, एरे के एलिमेंट्स का सम कर रहे हो, तो आप देखो ना, सिंपल सी चीजें बता रहा हूँ, आप देखना कि वर्स्ट केस में अगर मैं सम कर रहा हूँ, ठीक है, मान लो कई कुछ ऑपरेशंस ऐसे हैं जिनमें सम करना पड़ रहा है मेरे को एरे के एलिमेंट्स के ना, वर्स्ट केस में आप देखोगे कि जो मैं सम डेटा टाइप लूंगा, है ना, सम जो लूंगा वेरिएबल, उसका डेटा टाइप कैसे डिसाइड करो ताकि सबमिट करने पे रन टाइम एरर ना बताए, है ना। ठीक, चलो अब देखना ध्यान से मैं जानता हूं मेरे एरे की साइज मैक्सिमम कितनी हो सकती है 1e4, राइट, और मैंने देखा कि मेरे एरे के एलिमेंट्स मैक्सिमम कितने हो सकते हैं
1E5। मेरे को वर्स्ट केस के लिए बस चेक करना होता है, अगर वर्स्ट केस में वो रन टाइम एरर नहीं दे रहा है तो बेस्ट और एवरेज में भी नहीं देगा, राइट। तो वर्स्ट केस में क्या हो सकता है, मेरा एरे ऐसा ऐसा हो सकता है ना, 1E5 डैश 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 1E5, और ये एरे की साइज मैक्सिमम कितनी, 1E4। तो ये मेरा हो गया वर्स्ट केस, है ना, 0 1 और ये 1E4 -1, ठीक। अब इसका समेशन कितना हो सकता है मैक्सिमम, बताओ। 1E5 1E4 टाइम्स मीन्स 1E9, मैक्सिमम यही वैल्यू हो सकती है सम की ना। और इसको एक्सेप्ट कराने के लिए मिनिमम डेटा टाइप कौन सा हो सकता है, बताओ। इंटीजर, बताओ। इंटीजर से अगर छोटा तुमने कुछ डेटा टाइप लिया तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा, है ना। तो इंटीजर इस सम, जो सम वेरिएबल है जो, उसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 1E9। इसको मैं इंटीजर में स्टोर कर सकता हूँ, लॉन्ग लॉन्ग में भी कर सकता हूँ बस, बट इंटीजर में मेरा काम हो जाएगा। तो मैं डेटा टाइप लूंगा इसका इंटीजर। चलो इस कंस्ट्रेंट को चेंज करते हैं, ठीक है। मेरे एरे की रेंज है 1E5, है ना। एरे की जो साइज है 1E5 हो सकती है, और वैल्यूज की रेंज सेम रखता हूँ, ठीक है। देखो जो मेरे एरे के एलिमेंट्स हैं वो भी -1E5 से 1E5 तक हो सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मेरे सम जो वेरिएबल होगा, है ना, उसका डेटा टाइप मैं क्या डिसाइड करूँ, ठीक है। तो इसके लिए भी वर्स्ट केस में देखो, वर्स्ट केस में मेरे एरे में क्या हो सकता है, मेरे एरे की साइज 1E5 हो सकती है ना, और सारे एलिमेंट्स 1E5 हो सकते हैं। वर्स्ट केस देखना है बस, वर्स्ट केस, ठीक है। 1E5, ये 0 1 और ये 1E5 -1, राइट। तो इस केस में मेरे एरे समेशन कितना हो जाएगा, समेशन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, बताओ। 1E5 टाइम्स दैट इज 1E10, 10 पावर 10। अब ध्यान से सुनना, 10 पावर 10 यूनिट, 10 पावर 10 अगर सम मेरा जा सकता है ना, इसको मैं इंटीजर में स्टोर नहीं कर सकता। इंटीजर से बड़ा डेटा टाइप लेना पड़ेगा, कौन सा, लॉन्ग लॉन्ग। अगर आपने यहाँ इंटीजर ले लिया और सैंपल टेस्ट केस में तो पास हो जाएगा, बट जब आप सबमिट करोगे तो वो देगा रन टाइम एरर, रन टाइम एरर। फिर आप हो जाओगे कंफ्यूज, आपने तो पूरा लॉजिक सही लगाया, है ना, पूरा वो सैंपल टेस्ट केस पे वर्क भी कर रहा था, बट सबमिट करने पे हिडन टेस्ट केस में कहीं पे फेल हो रहा है, तो आप समझ नहीं पाओगे, है ना। तो जैसे आप कोई डेटा वेरिएबल डिफाइन करते हो, उसका डेटा टाइप डिसाइड ऐसे करते हो वर्स्ट केस में, ठीक है। अगर मेरे वैल्यूज की रेंज 1E9 तक हो सकती है, बताओ, बताओ। अगर ये रेंज की मैंने, और एरे साइज 1E5 है, इस केस में भी आपको लेना पड़ेगा लॉन्ग लॉन्ग, क्योंकि सम की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी इस केस में क्या हो सकती है, 1E9 इंटू 1E5, जब सारे एलिमेंट्स 1E9 के बराबर हो जाए दैट इज 1E14, और मेरा लॉन्ग लॉन्ग कितना स्टोर कर सकता है, 1E18, सही है। तो ऐसे आप डिसाइड करते हो। अभी मैं आपको एक एग्जांपल भी दिखाने वाला हूँ, डोंट वरी ना, कि डेटा टाइप डिसाइड गलत करा, सैंपल टेस्ट केस में पास हो रहा है बट आगे फेल हो रहा है। चलो देखते हैं। एक क्वेश्चन है, दिखाता हूं मैं आपको ना, देखो लीड कोड पे एक क्वेश्चन है। कैडेंस एल्गोरिथम सबने देखा होगा, सबने सुना होगा, है ना। कैडेंस एल्गोरिथम क्या होता है, मैक्सिमम सवेरे सम निकालना होता है ना। सवेरे क्या होता है पता ही है आपको, ठीक है। तो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एलिमेंट्स हो सकते हैं। कंस्ट्रेंट जल्दी से देखो, 10 पावर 5, बताओ कौन सी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का एल्गोरिथम चलेगा, n या फिर n log n। ये बिग ऑफ n का है, सही है, राइट। दूसरी चीज देखो, यहाँ पे जो मेरे एरे के एलिमेंट्स हैं वो 10 पावर 4 -10 पावर 4 से 10 पावर 4 तक रेंज करेंगी, राइट। यहाँ पे मैंने सम का डेटा टाइप क्या लिया है, सम का डेटा टाइप मैंने लिया है इंटीजर, और मैंने अभी आपको ऊपर दिखाया ना कि वर्स्ट केस में देखो सम में क्या वैल्यू स्टोर हो सकती है वर्स्ट केस में। मान लो एरे की साइज 10 पावर 5 है और सारे एलिमेंट 10 पावर 4 है, तो 10 पावर 5 टाइम्स 10 पावर 4 है, 10 पावर 9 हो सकता है मैक्सिमम सम की वैल्यू, है ना। और उसको मैं इंटीजर में स्टोर कर सकता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे सम का डेटा टाइप इंटीजर लिया और ये कोड एक्सेप्ट हो गया है, देख लो, राइट। अब आगे बढ़ो, कुछ और दिखाता हूँ, देखो इसमें देखो मेरे सेम क्वेश्चन है, कैडेंस एल्गोरिथम, है ना। अब ध्यान से देखना, मेरे एरे की साइज हो सकती है 10 पावर 5, और मेरे एरे के एलिमेंट्स हो सकते हैं -1E9 से 10 पावर 9, ठीक है। वर्स्ट केस में पूरा लॉजिक सेम है, वर्स्ट केस में देखो, वर्स्ट केस में एरे की साइज 2 इंटू 10 पावर 5, एरे के एलिमेंट 10 पावर 9, कितनी कितनी वैल्यूज हो गई मैक्सिमम, 2 इंटू 10 पावर 14। अगर मैं इंटीजर डेटा टाइप इसमें लेता हूँ
तो ये मेरा कोड देगा रन टाइम एरर, सैंपल टेस्ट केस में पास हो जाएगा। चलो मैं इसको कोड करके दिखाता हूँ आपको ना। कोड करते हैं, ठीक है। तो एक n एरे साइज है ना, उसके बाद एक वेक्टर ले लेना, ठीक है। फिर वेक्टर के एलिमेंट्स को इनपुट ले लेना, ऐसे ले लेते हैं इनपुट ना, इनपुट ले लिया। फिर उसके बाद कैडेंस वाला लॉजिक है ना, अभी मैं डेटा टाइप ले रहा हूँ इंटीजर, ध्यान से देखना, और ये ले लेता हूँ कोई मैक्सिमम वैल्यू है ना। उसके बाद स्टार्ट करो, चलो सम में ऐड करो एलिमेंट, ठीक है। ये वही कैडेंस वाला लॉजिक है, ठीक है, ये आपको आता ही होगा। जैसे मेरा सम नेगेटिव होता है ना, मैं नया सब एरे स्टार्ट करूँगा, ठीक है, अगले इंडेक्स से नया सब एरे स्टार्ट करूँगा, राइट। तो चलो इसको करते हैं रन। अभी मैंने डेटा टाइप लिया है इंटीजर, सम और मैक्सी दोनों का, ठीक है। चलो इधर आते हैं, इसको करते हैं सबमिट। कंटिन्यूस, चलो इसको करते हैं सबमिट, है ना। देखना आप, सैंपल टेस्ट केस में पास हो रहा था मेरा, है ना। अभी मैं इसको करता हूँ सबमिट, देखना। डेस्कटॉप मैक्सिमम सब एरे सम, ये क्वेश्चन है, इसको करते हैं सबमिट, देखना। सॉरी, रॉन्ग आंसर, देखना रॉन्ग आंसर कहाँ पे आ रहा है ना। रॉन्ग आंसर ये देखो, करेक्ट आउटपुट ये, यूजर आउटपुट ये। अब आप कुछ ध्यान से देखोगे तो आप नोटिस करोगे ये 10.9 से ज़्यादा है। जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है, करेक्ट आउटपुट, वो 10.9 से ज़्यादा है। वो कब हो पा रहा है, जब मेरे एरे साइज मैक्सिमम है 2 × 10⁵ और एरे के एलिमेंट्स भी 10⁹ तक अप्रोक्स जा रहे हैं। मीन्स मेरा सम 10.9 से बड़ा हो जा रहा है, और मैं 10.9 से बड़ी वैल्यूज को तो स्टोर कर ही नहीं सकता, है ना, क्योंकि मैंने डेटा टाइप क्या लिया है, इंटीजर। समझ में आ रहा है प्रॉब्लम, प्रॉब्लम समझ में आ रहा है। सैंपल टेस्ट केस में तो मेरा कोड पास हो गया था सर, बट जब मैंने सबमिट करा तो वो रॉन्ग आंसर दे रहा था। क्यों दे रहा था, समझ में आया, इसलिए दे रहा था क्योंकि आपने डेटा टाइप गलत डिसाइड कर लिया है। अब आपको लेना पड़ेगा इससे बड़ा डेटा टाइप, क्योंकि इंटीजर में मैं स्टोर नहीं कर पा रहा हूँ। और वो कैसे, आप कोड लिखने से पहले वो आप डिसाइड कर सकते हो। यहाँ देखो, जब आप जानते हो कि वर्स्ट केस में आपका जो समेशन और मैक्सिमम हो सकता है वो 2 × 10⁻14 तक जा सकता है, तो आपने इंटीजर क्यों लिया, इंटीजर तो टीएलई रन टाइम एरर देगा ही देगा। तो आपको लेना पड़ेगा लॉन्ग, ठीक है। चलो इसको करते हैं रन, ठीक है। अब इसको करते हैं सम। तो पूरा लॉजिक सही है, कैडेंस का लॉजिक पूरा सही है ना। लीड कोड पे वही कोड एक्सेप्ट हो रहा है, CACS पे वही कोड फेल हो रहा है। ये सब कुछ कैसे डिसाइड हो रहा है, कंस्ट्रेंट से। CACS पे कंस्ट्रेंट टाइड है, समझ रहे हो। कंस्ट्रेंट का डिफरेंस ये होता है, पूरा लॉजिक सेम है, सब कुछ सेम है, कंस्ट्रेंट की वजह से लीड कोड पे एक्सेप्ट हो रहा था, CACS पे एक्सेप्ट नहीं हो रहा था, समझ गए। तो इसमें तो आप लोगों ने टेस्ट केस देख लिया, बट जैसे आप ऑनलाइन असेसमेंट या इंटरव्यू में बैठोगे, है ना, ऑनलाइन असेसमेंट में तो हिडन टेस्ट केस गिवन होंगे नहीं, तो आप डिस्टर्ब हो जाओगे ना कि मैंने पूरा लॉजिक सही सोचा था, फिर क्यों एरर दे रहा है ना। तो पहले आपको कंस्ट्रेंट देखना पड़ेगा, कंस्ट्रेंट इतने इंपॉर्टेंट होते हैं। CAC लीड कोड पे ये एक्सेप्ट हो रहा था इस कंस्ट्रेंट के हिसाब से, क्योंकि मैक्सिमम सम की वैल्यू 10.9 तक जा सकते हैं, इसलिए इंटीजर एक्सेप्ट हो गया था। लेकिन CACS में ऐसा नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि इस कंस्ट्रेंट के अकॉर्डिंग मेरे सम की वैल्यू जा सकती है 2 × 10⁻14 तक, तो मैं इंटीजर में स्टोर नहीं करा सकता। ये होता है सिग्निफिकेंस कंस्ट्रेंट का, समझ रहे हो ना। चलो एक और क्वेश्चन देख लो, इसमें देखो कंस्ट्रेंट क्या हो सकते हैं, देखना ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना। इसमें दे रखा है कि नम्स की जो लेंथ है वो 10⁻5 और नम्स की जो वैल्यू है मैक्सिमम 10.9। इसमें आप सोचोगे इसमें भी तो 10⁻14 तक जा रहा है, नहीं, थोड़ा सा एक नीचे लाइन और देखो, इसमें पूरे एरे के एलिमेंट्स का सम 10.9 तक हो सकता है, समझ रहे हो। मीन्स अगर 10.9 है कोई एलिमेंट, तो बाकी सारे एलिमेंट जीरो होंगे या कुछ उनका समेशन जीरो होगा,
ये कंस्ट्रेंट का सिग्निफिकेंस ये होता है, तो इसलिए यहाँ पे इंटीजर डेटा टाइप भी चल जाएगा। समझ रहे हो? तो आई होप मैंने आपको कंस्ट्रेंट अच्छे से समझाया होगा। अगर कुछ भी नहीं समझ में आया या फिर थोड़ा सा भी डाउट है ना, तो प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं ट्राई करूंगा आंसर देने की। एक और बग मैंने ढूंढा है इसमें, देखो अग्रेसिव काउस कोड सबने सुना होगा है ना, बाइनरी सर्च वन आंसर्स का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने अपने वीडियोस में भी करा रखा है, इन्फोसिस वाले, देखना उसको। ठीक है, अब देखो इस कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या, ये रेंज है ना, रेंज इनटू लॉग इन, ये बाइनरी सर्च लॉग इनटू रेंज का, ये जो रेंज है लॉग रेंज इनटू ये बिग ऑफ एन पॉसिबल फंक्शन के लिए। ठीक है, तो एन ये पॉसिबल फंक्शन इनटू लॉग ऑफ दिस रेंज, ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और एन की वैल्यू 10⁻6, राइट। बहुत ध्यान से देखना, इस कंस्ट्रेंट को भी देख लो एक बारी, जो स्टॉल्स की पोजीशन है वो 10⁻6 तक हो सकती है ना, और जो स्टॉल्स की पोजीशन जो वैल्यूज है वो 0 से 10⁻8 तक। तो अभी मैं इस कोड को कर रहा हूँ रन, ध्यान से देखना इस कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, एन लॉग एन ना। मैंने अपने आंसर को बाउंड कहाँ पे कर रखा है देखना, 1 से 1E7 तक। इसको मैं कर रहा हूँ सबमिट। रन क्यों नहीं हो रहा, सबमिट हो जा भाई। चलो आपने देखा ये कोड हो रहा है पास है ना, प्रॉब्लम सॉल्व सक्सेसफुली। अब ध्यान से देखना, कंस्ट्रेंट में क्या गिवन है, स्टॉल्स की पोजीशन हो सकती है 10⁻8, राइट, और के की वैल्यू हो सकती है 2 से स्टॉल्स की साइज तक 10⁻6 तक। मैं एक टेस्ट केस ऐड कर रहा हूँ आपके सामने है ना, एक टेस्ट केस कस्टम इनपुट लेता हूँ मैं, ध्यान से देखना क्या करने वाला हूँ। तो स्टॉल्स की पोजीशन 10⁻8 तक हो सकती है ना, तो मैंने दो स्टॉल्स ले लिए, 0 और 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, और दो अग्रेसिव काउज है मेरे पास। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रेंट मेरा टेस्ट केस सही है ना। अब मैं करता हूँ रन। अकॉर्डिंग टू गिवन कंस्ट्रेंट मेरा टेस्ट केस सही बनाया ना मैंने, 0 से 1E8 तक जा सकता है स्टॉल्स की पोजीशन, तो मैंने वही करा है, और के की वैल्यू 2। तो जो कंस्ट्रेंट गिवन है इस क्वेश्चन में है ना, उसके अकॉर्डिंग बहुत ध्यान से देखना, अभी मेरा कोड है ना एक्सेप्ट हो रहा था सारे टेस्ट केसेस पे है ना, इससे पहले एक्सेप्ट हो रहा था, मैंने एक टेस्ट ऐड करा 0 और 1E8, जो कि गिवन कंस्ट्रेंट के अकॉर्डिंग सही है ना, क्योंकि इसमें गिवन है स्टॉल्स की पोजीशन मैक्सिमम 10⁻8 तक हो सकती है। ठीक है, तो इस कंस्ट्रेंट के लिए मेरा टेस्ट केस रॉन्ग आंसर दे, मेरा ये कोड रॉन्ग आंसर दे रहा है। क्यों, अभी तो मेरा कोड सब में एक्सेप्ट हो गया था, बट इसमें क्यों रॉन्ग आंसर दे रहा है पता है, मैंने आंसर को बाउंड कर रखा है 1 से 1E7, और अकॉर्डिंग टू गिवन कंस्ट्रेंट मेरा आंसर हो सकता है 1, मेरी स्टॉल्स की वजह से हो सकती है 1E8, मेरा मींस मेरा मैक्सिमम आंसर हो सकता है किसी भी दो अग्रेसिव काउस के बीच का डिस्टेंस 1E8, लेकिन मैंने आंसर को बाउंड कर रखा है 1E7 तक। तो ये कोड मेरा एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए था, इस टेस्ट केस पे फेल होना चाहिए था, बट ये वाला टेस्ट केस ऐड नहीं है यहाँ पे। समझ रहे हो, कंस्ट्रेंट का ये मतलब है, क्योंकि ये टेस्ट केस बताओ ना आप, कंस्ट्रेंट गिवन कंस्ट्रेंट के अकॉर्डिंग ये टेस्ट केस वैलिड है, तो इस पे फेल होना चाहिए था मेरा कोड, बट मेरा कोड एक्सेप्ट हो रहा है। क्यों, क्योंकि ये वाला टेस्ट केस ऐड नहीं है इस प्रॉब्लम। तो इतना सब कुछ होता है कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट यार सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डीएसए के प्रॉब्लम में। ठीक है, चलो ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो प्लीज आंसर देने का। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखना।